So hello everyone, this is lecture 7 of quantum physics. So this is lecture 7 of quantum physics, and in today's lecture we are gonna study more about quantum physics. So first of all, let me revise you what we did in lecture 6. So we did Planck's quantum theory. We did some frequency position, some dimensional harmonic oscillators, some relevant equations in classical mechanics, features of classical mechanics, and then yeah, the speech. So in today's video, we're going to continue with lecture 7 and study more about quantum physics. So let's start. Time period of a simple pendulum. Gustav Kirchhoff, a scientist. Kirchhoff was a scientist. आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा थोड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रो करंट के बारे में पढ़ा होगा। तो किरचॉफ ने ही वो सब दिया था in 1859. Dark lines of sodium seen in solar spectrum are darkened further by interposition of sodium. Sodium flame in the path of sun rays. So इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। इसका ये मतलब है, um, या मैं आपको बता देता हूँ। सो इसका ये मतलब है, सोडियम लाइंस जो था ना, सोडियम का अगर एक ऐसा लाइन है सोडियम का, ठीक है। सो वो धीरे धीरे ना वो डार्कर हो रहा था, धीरे धीरे वो डार्कर हो रहा था। अब जैसे अभी ये है, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे वो डार्कर लाइंस हो रही, देन ये हो गया, देन ये हो गया, देन ऐसा ऐसा कर करके वो धीरे धीरे डार्कर हो रही थी। तो सबसे पहले ये आ गया हमारे पास, सबसे फर्स्टली हमारे पास ये है, एंड देन हमारे पास ये है, देन ये है। उसके बाद धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है उसका लेवल, एंड देन डार्क हो रहा है, डार्क हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? सन रेज की वजह से। जो सन रेज आ रहा था ना, जो सन रेज आ रहा था, यहाँ पे लिखा है देखो, फर्दर बाय इंटरपोजिशन फ्लेम इन द पाथ ऑफ सनरेज। मतलब वो इसलिए डार्कन हो रहा था क्योंकि सनरेज का जो फ्लेम था ना, जो फ्लेम था ना सोडियम का, वो सनरेज के पाथ में हमें दिख रहा था, तो डार्क धीरे धीरे डार्कन हो रहा। सो आगे हम पढ़ेंगे रेशियो ऑफ एमिसिव पावर। yeah, ratio of emissive power is to ratio of emissive power is independent of the ratio of emissive power to absorptive power is independent of the nature of material which is। तो मतलब एमिसिव रेशियो जो होता है एमिसिव पावर का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। रेशियो जो होता है, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर इज टू absorptive power, absorptive power is basically independent is independent of the nature of material which is nature of material। सो नेचर ऑफ मटेरियल से इंडिपेंडेंट होता है क्या? इसकी ये रेशियो, क्या ये रेशियो इसका में पावर इज टू इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल। सो आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर। तो ये दो टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग वाइब्रेशन एंड फेज स्पेस। तो इसके बारे में हम लोग फर्दर लेक्चर में हम इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे। सो पहले हम पढ़ते हैं हीट कैपेसिटीज। आइंस्टाइन एंड डीबाय 1905 टू 1906 में आइंस्टाइन एंड डीबाय ने हीट कैपेसिटीज के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताया था। थोड़ा बहुत एक्चुअली नहीं, बहुत कुछ हमें बता दिया था हीट कैपेसिटी के बारे में। सो हीट कैपेसिटी रिलेट्स राइज इन एनर्जी ऑफ मटेरियल विद इट्स राइज इन टेम्परेचर। सो क्या है हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी जो है ना, वो एनर्जी में राइज होता है, एनर्जी में राइज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है। बेसिकली एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये है हीट कैपेसिटी, ये है हीट कैपेसिटी। सो अब ये यू क्या है? ये यू जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा है। सो स्मॉल चेंज इन यू, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन अपॉन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल चेंज इन potential energy with respect to small change in time is given by heat capacity, is given by heat capacity। क्लासिकल मैकेनिक्स ने एक चीज प्रूव किया कि सीवीएम जो होता है, बेसिकली हीट कैपेसिटी जो होता है, दैट इज इक्वल टू 3 आर फॉर ऑल टेम्परेचर, फॉर ऑल टेम्परेचर। बट एक्सपेरिमेंट्स ने क्या प्रूव किया? क्लासिक जो हीट कैपेसिटी होता है दैट इज स्मॉलर, स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन 3 आर। At low temperature, heat capacity of solids determined by vibration of solid। At low temperature मतलब टेम्परेचर अगर लो है,
तो उस पे हीट कैपेसिटी जो होगा सॉलिड का जो हीट का कैपेसिटी होगा, मतलब सीवी जो होगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय द वाइब्रेशन, दैट इज डिटरमाइंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द सॉलिड्स, वाइब्रेशन ऑफ सॉलिड्स, that is determined by vibration of solids. आइंस्टाइन एंड डीबाय adopted Planck's hypothesis. आइंस्टाइन जो थे, आइंस्टाइन और डीबाय इन दोनों ने प्लैंक का हाइपोथेसिस को अडॉप्ट किया था। बेसिकली प्लैंक ने जो अपना थ्योरी दिया था उसको अडॉप्ट किया था, एंड देन उसके बेसिस पे हीट कैपेसिटी के बारे में बताया था। सो हमें इससे कंक्लूजन क्या मिलता है, वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है इन सॉलिड्स इज क्वांटाइज। अभी क्वांटाइज का मतलब कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो अब अभी हम पढ़ते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज ऑफ सॉलिड्स कैन ओनली हैव सर्टेन वैल्यूज व्हिच इज वी। अब ये वी नहीं है, ये एक्चुअली में वी नहीं है, ये है न्यू। क्या है ये है न्यू। सो हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा म्यू। म्यू क्या होता है, फ्रिक्शन से रिलेटेड होता है, म्यू फ्रिक्शन से रिलेटेड होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। अगर ऐसा एक सरफेस है, ब्लॉक है, तो इसके बीच में म्यू, ये हम लोगों ने पढ़ा था। बट ये म्यू होता है एंड देन एक ऐसे, ये क्या होता है, ये ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक लेटर है, एक ग्रीक लेटर है। सो इसी ऐसा ही एक होता है न्यू, ऐसा ही एक होता है न्यू, ये क्या होता है न्यू, और ये क्या होता है, ये होता है म्यू। सो न्यू जो होता है दैट इज इन क्वांटम मैकेनिक्स, vibrational energies can only change by integer multiple of h nu. सो ये ग्राफ है एंड देन एक और इसमें है, um, या सो एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, आइंस्टाइन ने जो प्रूव किया था वो एक्चुअली में डी बाय से थोड़ा सा डिफरेंट था, बट देन अल्टीमेटली आगे जाके वो दोनों का कांस्टेंट होगा, अल्टीमेटली आगे जाके दोनों का कांस्टेंट होगा। सो ये जो अभी मैंने आप लोगों को सॉलिड के बारे में बताया कि उसके हम वाइब्रेशन ऑफ सॉलिड से डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये है। तो हम आगे मूव करते हैं। थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम बात कर रहे थे ना सॉलिड्स में वो जो क्वांटाइज होता है, एक्चुअली में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता चला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो आइंस्टाइन ने दिया था हमें 1905 से। है क्या एक्चुअली में, ये है, ये एक मेटल प्लेट है, दिस इज वन मेटल प्लेट, मेटल प्लेट जिसपे ये हाँ यहाँ पे दिया है, मेटल सरफेस है ये, जिसपे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अपने वेव पाथ में मूव करते हुए एक मेटल प्लेट पे जस्ट एक टच किया, जस्ट एक हिट किया उस पे, तो अब वो हमें हमें अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, एच न्यू क्या होता है, एच न्यू जो होता है वो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी जो है ना, अब ये क्या है, ये एक्चुअली में है तो वाइब्रेशनल एनर्जी। ये जो है बन रहा है ये वेव, ये किस वजह से बन रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है इजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी, एक उसका फॉर्मूला है, सच दैट ये जो है दैट इज वर्क फंक्शन। मतलब इलेक्ट्रो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आइडियाज ऑफ प्लैंक, आइडियाज ऑफ प्लैंक अप्लाइड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो एक्चुअली में प्लैंक का आइडियाज था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो उसने अप्लाई किया था। नो इलेक्ट्रॉन है रिजेक्टेड, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होता रिगार्डलेस ऑफ लाइट इंटेंसिटी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा रिगार्डलेस लाइट इंटेंसिटी। ये एक बेसिकली एक्सेप्शन टाइप आप मान लो, ये एक एक्सेप्शन मान लो, रिगार्डलेस ऑफ लाइट इंटेंसिटी, अनलेस न्यू एक्सीड्स अ थ्रेशोल्ड वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू होता क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है एक्चुअली में। अब वो फ्रीक्वेंसी अगर न्यू जो है ना, अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को अगर वो ये एक्सीड कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स देन रिजेक्ट होते हैं। ये उसका रिगार्डलेस है, ये उसका एक एक्सेप्शन है, ये आप लिख लो मन में, बात डाल लो, जो करना है कर लो। बट ये बात इज वेरी इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के लिए। Kinetic energy is independent of light intensity but linearly dependent on nu. So kinetic energy जो होता है, kinetic energy is independent, kinetic energy is independent of light intensity, independent of light intensity, but linearly dependent on nu. Even if light intensity is low, electrons are ejected. अगर लाइट इंटेंसिटी लो है ना तो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा इफ न्यू इज अबव द थ्रेशोल्ड। मतलब अगर, देखो मैं आपको समझाता हूँ ये, देखो या सो अगर हमारे पास देखो, अगर एक न्यू है, ठीक है, अब थ्रेशोल्ड पहले हम देखते हैं, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड ये मैं बताऊंगा आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैसे होता है, ये सब फोटो इलेक्ट्रिक का पार्ट है, मैं आपको सब बताऊंगा आगे।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वैल्यू, अगर लेट्स से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है हम 10, ठीक है, उसका वैल्यू है 10, और अगर हमारे पास न्यू जो है अगर उसका वैल्यू हमारे पास है 5, ठीक है, और ये सब हमारे पास मेटल प्लेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया एंड देन ऐसे ऐसे करके यहाँ पे गया, सो एच न्यू इसका वैल्यू हुआ। सो अब ये क्या होगा, अब ये यहाँ से इजेक्ट कर जाएगा, ठीक है, इजेक्ट कर जाएगा कब, जब न्यू का वैल्यू 10 से बड़ा होगा, 10 से स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, न्यू का वैल्यू 10 से स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, तब ये इजेक्ट कर जाएगा। ये केस 2 है, केस 2, एंड ये है केस 2, केस, ये है केस 1। अब मैं केस 1 का भी आपको बता देता हूँ। केस 1 में क्या है, ये इसे मेटल प्लेट है, इलेक्ट्रॉन आया एंड देन वो इजेक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपना ये मेटल प्लेट के साथ अपना कोलिजन करके आंदे, कोलिजन इन द सेंस कि मतलब वो उसके साथ ये हो जाएगा अंदर, बट वो उसके साथ ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, ये इजेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा वो मेटल प्लेट से। सो इसका हमने कंक्लूजन क्या लिया, लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स क्वांटा ऑफ एनर्जी। सो जो हमने पढ़ा था, लाइट एनर्जी जो होता है वो ये जो एनर्जी होता है ये क्वांटाइज होता है। सो एनर्जी जो होता है वो क्वांटाइज होता है, एनर्जी इज क्वांटाइज एनर्जी इज क्वांटाइज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। वो जो चिप्स का पैकेट्स हमने देखा है, ऐसे पैकेट्स में वो हो जाता है। कैसे कौन से पैकेट्स, इलेक्ट्रॉन पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्वांटा। सो क्वांटास, सो अगर कोई देखो इसका क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहाँ से इसका क्वेश्चन बनता है। व्हाट आर क्वांटा, क्वांटा आर पैकेट ऑफ एनर्जी, या फिर व्हाट आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी आर इन विच एनर्जी इज क्वांटाइज इन अ पैकेट, ऐसा करके हम इसको बोलते हैं। सो ये हमें कंक्लूजन किसने दिया था, लुइस 1922 में। लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स क्वांटा ऑफ एनर्जी विच आर फोटॉन्स। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट वाज फाउंड दैट atoms and molecules absorb and emit light only at specific discrete frequencies, spectral line not continuous. एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम एमिशन स्पेक्ट्रम, बाल्मर 1885। तो अभी हम पढ़ लेते हैं है क्या, इट वाज फाउंड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एंड एमिट लाइट। मतलब अब धीरे धीरे बढ़ते हैं, एटम और इलेक्ट्रॉन्स जो था वो फाउंड ऐसा, मतलब हमें पता चला कि एटम और मॉलिक्यूल्स जो था वो एब्जॉर्ब और एमिट, मतलब लेता है और देता है लाइट को, लेता है और देता है लाइट को, कब कब, कोई तो स्पेसिफिक, कोई तो फ्रीक्वेंसीज पे वो लाइट को लेता है। फॉर सपोज अगर कोई फ्रीक्वेंसी, अगर कोई हमारे पास स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, फॉर सपोज हम 2, ठीक है, इस पे उसने लाइट को ले लिया, देन हमारे पास है 4, इस पे इसने लाइट को दिया, बट यही अगर हमारे पास 5 है तो ना ये ले रहा है, मतलब, तो मतलब ये ले रहा है ऐसा करके, ऐसा, ये कोई कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, तो मतलब कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज पे या तो एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइट्स, और ये कंटिन्यूस नहीं होता, ये मेन बात याद रखो। उसके बाद ये एक हमारे पास डायग्राम है। सो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने देखा कि जो ये ना, ये एक्चुअली में सीरीज है किसका, हाइड्रोजन एटम एमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का ये सीरीज है एमिशन स्पेक्ट्रम का, ठीक है। सो इस पे हम लोगों ने क्या देखा, इसका एक्चुअली सीरीज होता है बाल्मर, बाल्मर पास्चन, बाल्मर पास्चन, लाइमन, बाल्मर पास्चन, लाइमन, बाल्मर पास्चन, ब्रैकेट, टीफंड, एंड देन हम्फ्री, सो यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट तक मेंशन है। सो इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअली होता है, ये ना कुछ वेवलेंथ, ये जो ये है ये वैल्यूज, दीज आर वेवलेंथ, ठीक है, दीज आर वेवलेंथ। तो ये ना कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ पे विजिबल होता है। कहाँ पे विजिबल होता है, ये देखो ये वाले एरिया में विजिबल होता है ये देखो। और ये कौन सा एरिया है, 800 टू 400, 400 टू, तो हम ये बोलते हैं कि लाइमन जो होता है वो एक्चुअली में 400 टू 800 वेवलेंथ पर नैनोमीटर पे विजिबल होता है, ठीक है। बाल्मर किस पे विजिबल होता है, बाल्मर ये देखो, बाल्मर यहाँ पे, ये क्या है, सेम 800, सम 750 से लेकर सम 370 तक ऐसा होता है, 370 से 370 से 750 तक इसका वेवलेंथ होता है। देन धीरे धीरे कम होता रहता है, देन ये यहाँ आ जाता है, इसका वेवलेंथ का 800 से 1000 हो जाता है, 800 से 1000 हो जाता है इसका वेवलेंथ, ऐसा करके धीरे धीरे वो ऐसा होता रहता है।
एम्पेरिकल फिट टू स्पेक्ट्रल लाइंस रिडबर्ग। रिडबर्ग कौन था? रिडबर्ग भी एक साइंटिस्ट था। रिडबर्ग रिट्स भी एक साइंटिस्ट था। रिडबर्ग एंड रिट्स ये दोनों साइंटिस्ट थे। N1 N2, ठीक है। अब ये स्पेक्ट्रल लाइन जो था ना, ये N1, जो पहला स्पेक्ट्रल लाइन था उसको हमने बोला N1, जो दूसरा था उसको हमने बोला N2, ठीक है। और ये सब क्या थे? इंटीजर से। अब रेडबर्ग रेडबर्ग जो साइंटिस्ट था ना, उसका एक कांस्टेंट था, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट और डिनोट करते हैं हम RH से। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 109737, 109737.3 पर सेंटीमीटर बट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन एनर्जीज ऑफ फ्रिक्वेंसी यूनिट्स। ये इसका वैल्यू होता है, ये एनर्जी ऑफ फ्रिक्वेंसी यूनिट्स में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। या सो N1 जो है 1, दैट इज लाइमन। सेकंड बाल्मर, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पीफन। एंड देन N1 इज इक्वल टू 6, उसको हम बोलते हैं हम्फ्री। उसको हम बोलते हैं हम्फ्री। ये मैंने दिया यहाँ पे, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पीफन हम्फ्री। ये आप लोग याद कर लो, इसका वैल्यूज होता है ये। देन उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है V, ठीक है। V का फॉर्मूला क्या होता है? V/C, सबको पता है, विच इज इक्वल टू 1/λ। इसका हमें हमारे पास प्रूफ भी है, किससे? इसका हमारे पास प्रूफ है प्लैंक्स का जो ये था, प्लैंक का जो हमारे पास ये था ना, प्लैंक प्लैंक का जो थ्योरी था, उसका उसका हमारे पास ये उसका पूरा प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। सो और ये किसके इक्वल होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब ये N1 N2 कैन वैरी टिल N2 कैन वैरी टिल इंफिनिटी, N1 कैन वैरी टिल हमारा 1। सो 1 टू इंफिनिटी भी हमारा पॉसिबल है अगर हमारा N1 का वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगा तो। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था। सो ये हमारे पास अगर एक ऐसा ग्राफ है, तो इस पे अगर ये ऐसा वेव है, सो हम इसको बोलते हैं, ये जो ये ऐसा बम्प होता है, इस बम्प को हम क्या बोलते हैं? इस बम्प को हम बोलते हैं ए, विच इज एम्पलीट्यूड। ए इज एम्पलीट्यूड। एंड देन उसके बाद एक जब पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, मतलब यहाँ पे 0 है, ठीक है, एंड देन वो इंक्रीज हो रहा है। अब वो नेक्स्ट इंक्रीज कब होगा? अब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे बट डिक्रीज हो रहा है, तो ये इसको हटा दो। देन यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, इसको भी हटा दो। बट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सो ये पूरा ये जो एक साइकिल कंप्लीट होता है, इसको हम बोलते हैं ये लैम्डा। लैम्डा को हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब ये वेव्स होता है, ये कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करता है? सी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ या फिर ऑलमोस्ट 2.999 ठीक है। वी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। वी क्या होता है? वी यहाँ पे वी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है इसका, वेवलेंथ का, इसका वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज डिनोटेड बाय वी। वी का वैल्यू क्या होता है? V/C, विच इज 1/λ। ये अभी हम लोगों ने इधर भी देख लिया। सो नेक्स्ट आता है रेस के बारे में थोड़ा, तो हम ये भी देख लेते हैं एक बार। सो वेव के रेस, तो ये रेस के बारे में क्या है? ये बोलता है कि सबसे पहला आता है हमारे पास रेडियो। सबसे पहला आता है रेडियो, उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आपके घर पे जो ओवन है वो वाला माइक्रोवेव नहीं, माइक्रोवेव, छोटा वेव। उसके बाद आता है फार इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, उसके बाद नियर इंफ्रारेड, फिर विजिबल आता है, फिर विजिबल आता है, विजिबल में सारे कलर्स आते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। तो ये कैसे होता है? ये हमारा ये ऐसे इंक्रीज होता है, ये ऐसे इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है? ऐसे ऊपर को। ये सबसे छोटा ये होता है, सबसे स्मॉल ये होता है, सबसे स्मॉल। और ये जो होता है सबसे लार्ज होता है, ये हमारे पास होता है सबसे लार्ज। सो ये नीचे से इंक्रीज करता है, सबसे पहले कॉस्मिक, फिर गामा, एक्सरे, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट, विजिबल, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। धीरे धीरे इनका वैल्यूज भी हमारा घटता रहता है, घटता रहता है, घटता रहता है। वैल्यूज क्या? वेवलेंथ। सो अब हम लोग द बोर मॉडल ऑफ द एटम, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड आई थिंक आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।